नमस्कार। झारखंड का भूगोल सिर्फ नक्शों पर खिंची लकीरें नहीं है, ये यहाँ की नदियों और शानदार जलप्रपातों की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। आज के इस विश्लेषण में राज्य के प्रमुख अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम और वाटरफॉल्स को डीकोड किया जाएगा, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे वो हैं अपवाह तंत्र का एक छोटा सा ओवरव्यू, प्रमुख नदी बेसिन, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण और पूर्व की नदियां, प्रमुख जलप्रपात और आखिर में एग्जाम के हिसाब से सबसे जरूरी की पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी अपवाह तंत्र का ओवरव्यू। देखिए, पूरे झारखंड का पानी कहाँ जाएगा ये मेनली छोटा नागपुर का पठार तय करता है। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा वाटरशेड है जो नदियों को दो मुख्य दिशाओं में बांट देता है। पहली कैटेगरी में वो नदियां आती हैं जो पठार के दक्षिणी हिस्से से निकलकर पूरब और दक्षिण की तरफ बहती हैं और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां छोटा नागपुर के पठारी भाग से तो निकलती हैं, लेकिन उल्टी दिशा में आगे बढ़ती हैं और ऊपर जाकर महान गंगा नदी सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स में एक बहुत भी बेसिक सा फर्क है। जो नदियां नॉर्थ जाती हैं वो आगे चलकर गंगा में मिलती हैं और ये ज्यादातर मानसून पर डिपेंड करती हैं, बस सोन नदी को छोड़कर। वहीं साउथ और ईस्ट की तरफ जाने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं और क्योंकि ये सख्त चट्टानी रास्तों से गुजरती है ना, इसलिए ये अपना रास्ता आसानी से नहीं बदलती। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, प्रमुख नदी बेसिन। अगर पूरे स्टेट के वाटर सिस्टम को बांटा जाए तो इसे 5 प्रमुख बेसिन में डिवाइड किया जा सकता है: दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, उत्तर पूर्वी और सोन तथा उत्तरी कोयल बेसिन। एग्जाम की तैयारी के हिसाब से भूगोल को इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ना बहुत इफेक्टिव होता है। चलिए अब उत्तर की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात आती है सोन नदी की। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से मौसमी यानी सीजनल नहीं है। इसकी रेत में ना सुनहरे कण मिलते हैं, इसीलिए इसको सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से भी पुकारा जाता है। और हाँ, आगे चलकर ये कई सहायक नदियों का पानी अपने अंदर समेट लेती है। सोन नदी की ऐसी ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है उत्तरी कोयल। रांची पठार के बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होकर ये पलामू के मैदानी इलाकों को पार करती है और आखिर में सोन नदी की विशाल धार में जाकर मिल जाती है। उत्तर की तरफ बहने वाली कुछ और नदियां भी काफी दिलचस्प हैं, जैसे सकरी नदी जो अपना रास्ता बदलने के लिए काफी बदनाम है। फिर है फल्गु नदी, जिसे अंतः सलिला भी कहते हैं, जिसका पितृपक्ष के दौरान एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है। इसके अलावा एक चानन नदी भी है जो 5 अलग अलग जलधाराओं के मिलने से आकार लेती है। अब रुख करते हैं दक्षिण और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का, जो इंडस्ट्रियली और हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। दक्षिण पूर्व की सबसे प्रमुख नदी है दामोदर। एक वक्त था जब इसकी विनाशकारी बाढ़ की वजह से इसको बंगाल का शोक यानी सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। हालांकि अब इस पर कई बड़े बांध बन चुके हैं, जिसने इस विशाल नदी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दामोदर नदी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। एक तो ये कि अपनी 524 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये स्टेट की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, लेकिन कोयला खदानों और इंडस्ट्रीज की वजह से ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी बन चुकी है। बराकर और कोनार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली खास नदी है स्वर्णरेखा। इस ऐतिहासिक नदी का उद्गम रांची के पास एक छोटे से गांव नगरी से होता है। स्वर्णरेखा के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार आता है, वो ये कि ये झारखंड की ऐसी अकेली नदी है जो बिना किसी दूसरी नदी में मिले सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं और खरकई इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। पूर्व की तरफ बहने वाली एक और नदी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मयूराक्षी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं। ये देवघर की त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है। अब इसमें सबसे यूनिक बात क्या है? पूरे झारखंड में ये इकलौती ऐसी नदी है जो नौगम्य है, मतलब यहाँ नावें यानी बोट्स चलाई जा सकती हैं। चलिए नदियों के बाद अब आते हैं झारखंड की असली पहचान, यहाँ के शानदार जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स पर। 137 मीटर
यानी 137 मीटर्स। इस नंबर को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये कोई आम फिगर नहीं है, बल्कि झारखंड के सबसे ऊंचे वाटरफॉल लोध, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट हाइट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर डायरेक्ट दिख जाता है। एग्जाम्स में वाटरफॉल्स और उनकी नदियों का सही मैच पता होना बहुत क्रूशल होता है। एक क्विक नजर डालते हैं। लोध फॉल्स उत्तरी कोयल नदी पर बनता है। 74 मीटर ऊंचा हुंड्रू फॉल्स स्वर्ण रेखा पर है। 60 मीटर से गिरने वाला सदनी फॉल्स शंख नदी पर मिलेगा और 40 मीटर ऊंचा दशम फॉल्स कांची नदी पर मौजूद है। और अब आखिर में इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो मुख्य निष्कर्ष कुछ इस तरह हैं। दामोदर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी है। स्वर्णरेखा अकेली ऐसी नदी है जो सीधे समंदर में गिरती है। मयूराक्षी इकलौती नेविगेबल नदी है। सोन गैर मौसमी है और लोध स्टेट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये पॉइंट्स हर एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सवाल। झारखंड के भूगोल में ऐसी कौन सी नदी है जो वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बहकर एक अनोखा रास्ता तय करती है? क्या वो दक्षिणी कोयल है, दामोदर है या फिर शंख नदी है? तथ्यों को रटने के बजाय अगर नक्शे पर इन नदियों की कल्पना की जाए तो भूगोल हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।